everyone, welcome to Sri Ram's IAS YouTube channel. This is your mentor Arzu Kakkar, where daily we used to have this session of news analysis. Now there's a list in front of you that you all are able to see, जिसको हम डिस्कस करेंगे और एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में चीज़ों को कवर करेंगे जो आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। और कभी कभी ऑब्वियसली ऐसे आर्टिकल्स होते हैं जिसमें एक ऐसी एनालिसिस की रिक्वायरमेंट होती है जो आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है कि आपका क्या टेक है इस पे, और ये डिस्कशन वहाँ पर हेल्प करती है, राइट। सो विदाउट टेकिंग एनी टाइम आई सिंपली स्टार्ट द सेशन। उससे पहले आप सबको पता ही है क्या करना है, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। So if you're liking these sessions, please don't forget to press the like button. You can share it with other friends also, those who are preparing for UPSC, SSC, and you can subscribe to Sri Ram's IAS YouTube channel as well. पहले आपको एक ब्रीफ बता देती हूँ जैसे हम इस सेशन में प्रोसीड करने वाले हैं, तो वो क्या क्या टॉपिक्स रहेंगे। ये तीन ऊपर जो आर्टिकल्स हैं ये आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से है कम्प्लीटली। वर्ड संस्कृत डे के बारे में पढ़ेंगे, कब होता है, और संस्कृत के बारे में बहुत सी चीज़ें हैं जो हम जानेंगे। एग्री इकेगाई क्या है, क्यों न्यूज़ में है, सो विल टेक दैट अप। देन यू हैव अ स्पीशीज इन न्यूज़, टकहे, नाउ वट एवर यू प्रोनाउंस इट एज दैट स्पीशीज अभी किसके रिगार्डिंग है, तकहे, और कहाँ पाई जाती है, क्या है, एवरीथिंग अबाउट इट, इसके फीचर्स। यूपीएससी आजकल अपने प्रीलिम्स में फीचर से काफ़ी सवाल पूछने लग गई है, तो वो भी देखेंगे। देन यू हैव इंडियाज राइस एक्सपोर्ट्स, न्यूज़ में है और काफ़ी कुछ है। अंडरस्टैंडिंग द कर्ब्स ऑन दीज राइस एक्सपोर्ट, तो क्या कुछ है, क्या गवर्नमेंट ने किया है इसके विद रिस्पेक्ट टू, सो विल टॉक, टेक इट इन डिटेल, इसको कवर करेंगे। आपके एडिटोरियल्स के पॉइंट, एडिटोरियल के सेक्शन से उठता है ये टॉपिक, तो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट रह जाएगा। फिर एक चर्चा का विषय है, क्या है, 100% इथेनॉल फ्यूल्ड वेरिएंट ऑफ टोयोटाज इनोवा हाईक्रॉस कार, तो क्या ये न्यूज़ में है, इसको भी देख लेंगे। ऐसे इस सेशन में ये सारे टॉपिक्स हैं जो हमें कवर करने हैं। सो विदाउट टेकिंग एनी टाइम आई एम सिंपली स्टार्टिंग विद द फर्स्ट आर्टिकल ऑफ टुडे, जो कि है पहले, जिस पे हम हमेशा चर्चा करते हैं। ये कार देख रहे हो, इसकी बात हो रही है। यूनियन जो रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी जी, उन्होंने अभी रिसेंटली अनवील किया वर्ल्ड की पहली 100% इथेनॉल फ्यूल्ड कार। हम बहुत बार इथेनॉल के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं कि इथेनॉल क्या है, कैसे बनता है, क्यों इम्पॉर्टेंट है। बायोफ्यूल्स में हमने 1G, 2G, 3G, 4G, ये सारे इथेनॉल जो बायोफ्यूल्स हैं इसके बारे में कवर किया हुआ है, इफ़ यू रिमेंबर, राइट। सो अब यहाँ पर ये जो न्यूज़ है ऑब्वियसली बहुत अच्छी और बहुत बड़ी न्यूज़ है ये, इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। तो ये जो हमारे हाईवेज मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी जी, उन्होंने 100% इथेनॉल फ्यूल वेरिएंट जो है टोयोटाज इनोवा हाईक्रॉस कार का, उसको अनवील किया है। भारत जो है हमारे BS6 स्टेज 2, so this car is said to be world's first BS6 stage 2 electrified flex fuel vehicle। सबसे पहले तो ये 100% इथेनॉल फ्यूल, मतलब देखो अभी तक हम क्या करते थे, जब हम बात करते थे ब्लेंडिंग की, तो E10 सुना था, E20 सुना था, राइट, कि जब पेट्रोल के अंदर 10% इथेनॉल की ब्लेंडिंग हो जाए, जब पेट्रोल में 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग हो जाए, सो दैट इज E10, E20, और हम इस पे काम भी कर रहे थे। अभी यहाँ पर टिल नाउ जो मैक्सिमम लिमिट है ऑफ मिक्सिंग दिस सेट, इट इज अराउंड 80%, 83% आप लगभग लगा लो। बट ये जो नया मॉडल है इस कार का, दैट इज सेट टू बी रन ऑन 100% इथेनॉल, और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, राइट। सो दैट इज वाई ऑब्वियसली अगर आपको पता हो हमारा जो इम्पोर्ट है, बायोफ्यूल्स इंडिया को सेव कर सकते हैं विद, दे कैन सेव द वैल्यूएबल फॉरेन एक्सचेंज। जो हम इतना इम्पोर्ट कर रहे हैं, अगर हम आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं तो हमें अपने ऑयल के इम्पोर्ट को कट डाउन करना पड़ेगा, उसको जीरो पे लाना है। एट प्रेजेंट अगर आप देखो तो 16 लाख करोड़ ये नंबर है, और इकोनॉमी को बिग लॉस होता है। ये मैं नहीं कह रही, ये गडकरी जी कह रहे हैं, राइट। तो उन्होंने लास्ट वीक समिट में ये सब बातें करी हैं, तो उसके विद रिस्पेक्ट टू में अब यहाँ पर ये 100% इथेनॉल फ्यूल व्हीकल आना, दैट इज मैसिव स्टेप।
फ्लेक्सिबल फ्यूल व्हीकल्स बेसिकली ये वही है, फ्लेक्सिबल फ्यूल नाम से ही पता चल रहा है, दे आर कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग ऑन पेट्रोल एंड एनी ब्लेंड ऑफ पेट्रोल एंड इथेनॉल, राइट। और ऐसे फ्यूल्स जैसे आप लगा लो, जैसे पेट्रोल पे कार चल रही है और उसके बाद ऑटोमेटिकली वो अपने आप अगर इलेक्ट्रिसिटी पे शिफ्ट हो जाती है, सो दैट इज द सिनेरियो। लेकिन इसमें अलग यही है कि ये 100% इथेनॉल फ्यूल वेरिएंट है, राइट। सो ये था चर्चा का विषय। लेकिन मैं आपसे उम्मीद करूंगी कि आप वैसे क्या करना, बायोफ्यूल्स के बारे में जरूर पढ़ो। 1G बायोफ्यूल्स, सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल्स और थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल्स, इसके बारे में थोड़ा सा भी पढ़ोगे तो आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा, राइट। बायो इथेनॉल कैसे डिराइव होता है, फ्रॉम कॉर्न, फ्रॉम शुगर केन यूजिंग फर्मेंटेशन प्रोसेस, राइट। सो जब आप इसको पेट्रोल के साथ मिक्स करते हो तो ये आपकी कंबशन की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड के एमिशंस को कम करता है। सो ये सारी चीज़ें हैं एंड अपने एडवांटेजेस भी हैं बायोफ्यूल्स के, और इनिशिएटिव्स भी काफ़ी चल रहे हैं इसके विद रिस्पेक्ट टू में। सो इथेनॉल ब्लेंडिंग का प्रोग्राम जैसे कि मैं आपको बता ही रही थी, प्रधानमंत्री G1 योजना, गोबर स्कीम, गोबर धन स्कीम, नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स, सो दीज आर द थिंग्स। एंड सारा का पर्पस यही है कि देखो, सबसे बड़ी बात तो यही होगी, इट विल हेल्प अस इन रिड्यूसिंग द क्रूड इम्पोर्ट बिल, राइट। फिर एग्रीकल्चर के अंदर भी, डेवलपमेंट के अंदर काफ़ी चीज़ों में ऑब्वियसली हेल्प मिलेगी ही सही। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल। अगला जो आर्टिकल है ये आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से है, एक मेंस एडिटोरियल है जिसमें हम आज थोड़ा चावल की बात करेंगे, अंडरस्टैंडिंग द कर्ब्स ऑन राइस इम्पोर्ट। अगर आपको याद हो तो मैंने प्रीवियस सेशन में पैरबॉइल्ड राइस के बारे में आपके साथ डिस्कशन करी थी, जहां पर गवर्नमेंट ने इम्पोज किया है 20% की एक्सपोर्ट ड्यूटी टिल 15th of October। तो ये सारे सवाल हैं, कस्टमर्स, कंज्यूमर्स के लिए क्या मूव रहेगा, एक्सपोर्टर्स का रिएक्शन, और एक्सटेंट ऑफ राइस प्रोडक्शन इन इंडिया, हम कितना एक्सपोर्ट करते हैं चावल। तो ये सारी बातें हैं। देखो, गवर्नमेंट चाहती है कि कंट्री में पहले आप अपनी ज़रूरतों को ही तो पूरा करोगे, उसके बाद सामने वाले को भी दोगे। तो जो राइस की अवेलेबिलिटी है, जो चावल है, क्या है, स्टेबल फूड है हमारी कंट्री में, तो उसकी अवेलेबिलिटी कंट्री के अंदर एनफ हो, चावल के रेट आसमान नहीं छुए, राइट। इसीलिए सरकार ने कुछ रूल्स, आप बोल सकते हो, दे पुट इन प्लेस, ताकि जो अमाउंट ऑफ राइस जो हम बाकी कंट्रीज को बेच रहे हैं, सोल्ड कर रहे हैं, उस पर एक लिमिट लगा सके, ताकि यहाँ दाम नहीं बढ़े, राइट। तो अगर मैं राइस प्रोडक्शन की बात करूं करंट सीजन के अंदर, तो राइस की जो प्रोडक्शन है ड्यूरिंग द रबी सीजन 22-23, राइस प्रोडक्शन वाज 13.8% लेस। ओवरऑल जो प्रोडक्शन है राइस की, अगर मैं आपको नंबर्स भी नहीं दूं, एक सिंपल बात करूं, तो देखो प्रोडक्शन का ऐसा है कि यू कैन सिंपली टेक इट कि जो राइस की प्रोडक्शन थी, चाहे वो इस साल लगा लो, पिछले साल लगा लो, तो अकॉर्डिंग टू जो भी डाटा आया है, द राइस प्रोडक्शन वाज 13.8% लेस। फिर खरीफ सोइंग डाटा वो क्या शो करता है, तो ये सारे नंबर्स हैं। अब कुल मिला के आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट इंडियन फार्मर्स के लिए, कंज्यूमर्स के लिए। तो गवर्नमेंट ने MSP जो है उसको इंक्रीज किया है, विच इज द गारंटेड प्राइस द फार्मर्स गेट फॉर देयर राइस। तो जो राइस मिलर्स हैं, दे आर बाइंग द राइस फ्रॉम द फार्मर्स एट अ प्राइस इवन हायर देन द MSP। तो फार्मर्स को पैसा ताकि वो कमा पाए, मतलब ये है कि राइस के प्राइस वोंट गो डाउन फॉर द फार्मर्स, दे विल बी पेड फेयरली फॉर देयर राइस। रही बात कंज्यूमर्स की, राइट नाउ जो कॉस्ट ऑफ राइस है, चावल का अगर आप रेट देखोगे, अगर वो बिट हाई भी चला जाता है देन बिफोर, बट इट्स नॉट, मतलब it might be a bit higher, but it's not expected to get a lot more expensive in the future. जो rules government ने they have put in place, ये इसीलिए है ताकि चावल के रेट एकदम से सडन नहीं हो, उसको प्रिवेंट करने के लिए। हाँ, आप स्मॉल इंक्रीज देख सकते हो इन द राइस प्राइसेस फॉर नाउ, लेकिन इट इज फॉर अ गुड रीजन, टू मेक श्योर कि चावल, राइस अवेलेबल हो फॉर एवरीवन इन द कंट्री एंड टू कीप द प्राइसेस स्टेबल। सो टू कंट्रोल द राइस प्राइसेस गवर्नमेंट ने क्या किया है, सवाल बनता है, राइट। तो सी
to control the rice prices within India and to make sure there is enough rice for the people, the government has made some rules. मतलब उन्होंने जो regular white rice है, बासमती rice नहीं, normal white rice, regular white rice, they have stopped the export of it. They put a tax on exporting partially cooked rice, right? So they still allow the export of special basmati rice, but only if the price is high. तो ये सारी बातें हैं. व्हाट आर द राइस एक्सपोर्टर्स सेइंग? वो क्या कहते हैं? देखो यहाँ पर अगर आप देखो ना, राइस एक्सपोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो इंडिया लार्जेस्ट राइस एक्सपोर्टर है ग्लोबली विद अ 45% शेयर इन द वर्ल्ड राइस मार्केट. ओवरऑल राइस का जो एक्सपोर्ट है अप्रैल मई के महीने में इट वॉज 21.1% हाइयर एज कम्पेयर विद द सेम पीरियड लास्ट फाइनेंशियल ईयर. तो एक्सपोर्ट चावल का हुआ है और इस महीने अप्रैल मई के टाइम पे ज़्यादा हुआ है. In May alone, export of basmati rice was 10.86% higher than its export. Shipment of non-basmati rice has been on the rise. तो पिछले 3 सालों से अगर आप देखते आ रहे हो तो नॉन बासमती राइस जो है उसका एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा रहा है, राइट? तो ये कुछ नंबर्स हैं जो दिखाते हैं कि एक्सपोर्ट इंडिया चावल जो है बहुत करता है और उसमें उन्होंने कुछ नंबर्स भी शो करे हैं. जो राइस के एक्सपोर्टर्स हैं उनका क्या कहना है? Prices of Indian parboiled rice in the international market is competitive even with the levy of 20% duty. जब मैंने आपके साथ ये बात करी थी, देखो parboiled rice के बारे में we have discussed, partially cooked होता है. Indian rice that has been partially cooked is priced well and competitive prices की बात हो रही है. They can still compete in the global market चाहे आपने 20% टैक्स और ऐड किया है. इसका मतलब even with the tax Indian rice is priced competitively and it can be sold internationally. तो global market में Indian चावल की डिमांड बहुत ज़्यादा है. From other countries it is really very high. Even when the price of rice worldwide is going up, people in other countries they are still willing to buy Indian rice even if it costs more. तो ये शो करता है कि Indian rice is much wanted globally. रही बात कुछ कंट्रीज की, जैसे इंडोनेशिया है फॉर दैट मैटर. Some countries that usually sell rice to others are now buying rice from India. For example, Indonesia, which usually exports rice, is now importing from India. So ये क्या साइन क्या है कि इंडिया का राइस इज इन डिमांड इवन फ्रॉम द कंट्रीज दैट यूजुअली प्रोड्यूस देयर ओन राइस. अब कुछ सजेशंस की यहाँ पर बात करी गई है. देखो, एक्सपोर्ट पॉलिसी सजेशंस ये हैं कि द पीपल हु एक्सपोर्ट राइस थिंक दैट गवर्नमेंट शुड चेंज द वे इट डिसाइड्स विच राइस कैन बी एक्सपोर्टेड. मतलब आप क्या करते हो ना, बासमती राइस, नॉन बासमती. सो दिस सजेस्ट कि इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग इट इनटू बासमती एंड नॉन बासमती, गवर्नमेंट शुड कंसीडर डिफरेंट कैटेगरीज. मतलब कॉमन राइस, स्पेशलिटी राइस, देखो कहीं को जीआई टैग भी मिला हुआ है ना. तो सम टाइप्स ऑफ इंडियन राइस हैव देयर स्पेशल रिकॉग्निशन, जीआई टैग मिला हुआ है. दे शुड बी ट्रीटेड डिफरेंटली इन द मार्केट ताकि आप उनकी क्वालिटी को भी प्रोडक्ट कर सको, प्रोटेक्ट कर सको. सो ये कुछ सजेशंस हैं कि आप रेदर देन डिवाइडिंग इनटू टू, यू शुड कंसीडर अदर कैटेगरीज एज वेल. रही बात बासमती राइस की और उसके डिमांड की, वो भी जान लो, राइट? ये सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं. Basmati rice is a unique and special kind of rice. It's a new crop that will be available. Rice exporters think that there should be no restrictions on exporting basmati rice, right? Or there should be minimum price that should be set for its export at, you can say, $900 per ton. So they believe that since Indian rice is of good quality, always available, the demand for it वो बढ़ेगी ही सही. It will keep growing. सो अगर मैं इस पूरे आर्टिकल को आपके सामने सिंपल टर्म्स में रखूं तो राइस एक्सपोर्टर्स आर सेइंग दैट इवन विद टैक्सेस इंडिया का राइस इज स्टिल प्राइस्ड वेल एज कम्पेयर टू अदर्स एंड मेनी कंट्रीज वांट टू बाय इट. वो गवर्नमेंट को सजेस्ट करते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ राइस के लिए यू शुड कंसीडर डिफरेंट कैटेगरीज, उनके क्वालिटीज के हिसाब से व्हेन मेकिंग द एक्सपोर्ट रूल्स. एंड दे थिंक दैट डिमांड फॉर द इंडियन राइस वो सिर्फ आगे इट विल गेट बिगर ओनली क्योंकि उसकी क्वालिटी की वजह से, एंड इट कैन बी सप्लाइड कंसिस्टेंटली, राइट? सो ये है राइस को लेके सारी इंपॉर्टेंट बातें जो आर्टिकल के अंदर मेंशन थी. अगला आर्टिकल है वर्ल्ड संस्कृत डे को लेके.
In 2023, the celebration of World Sanskrit Day takes place on 31st of August. तो 31st of August आपको सबसे पहले तो ये डेट याद रखनी है, वर्ल्ड संस्कृत डे ऑब्जर्व होता है. पहली बार वर्ल्ड संस्कृत डे कब सेलिब्रेट किया गया था? 1969 में. इट इज सेलिब्रेटेड और पूर्णिमा तिथि, फुल मून ऑफ श्रावण मंथ एवरी ईयर, हर साल. इट सर्व्स एज अ ट्रिब्यूट टू द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ पाणिनि, अ डिस्टिंग्विश्ड संस्कृत स्कॉलर एंड ग्रामरियन. ये सेलिब्रेट किया जाता है टू शो ग्रैटिट्यूड एंड रिस्पेक्ट टुवर्ड्स द संस्कृत लैंग्वेज. संस्कृत लैंग्वेज के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें और भी जान लेते हैं जो आपके प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है. मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लिए होंगे. जिन्होंने नहीं देखे हैं, पिछले 5-7 साल के प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखो, आपको पता चलेगा कि ये चीज़ें यूपीएससी किस तरीके से पूछती है. तो वो ऑब्वियसली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यू कैन सी दीज थिंग्स बीइंग आस्क्ड बाय यूपीएससी, राइट. संस्कृत की बात करते हैं कि एंशिएंट लैंग्वेज है. इट इज़ अ वेरी ओल्ड लैंग्वेज दैट इज स्पोकन इन इंडिया. इट इज़ कंसीडर्ड वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंग्वेजेस इन इंडिया and it is like the mother of many other Indian languages. People believe that Sanskrit in India, it started about 3500 years ago, right? And it is referred to as Devvani. Devvani मतलब language of the deities, language of gods. संस्कृत को 2 मेन पार्ट्स में स्प्लिट किया गया है, वैदिक और क्लासिकल. वैदिक संस्कृत वो संस्कृत है दैट इज द ओल्ड वर्जन ऑफ संस्कृत. वो आपको ऋग्वेद, उपनिषद, पुराण, इट इज फाउंड इन दोज एंशिएंट टेक्स्ट्स. सो दीज टेक्स्ट्स आर रियली ओल्ड बुक्स एंड दैट टॉक अबाउट स्पिरिचुअल थिंग्स, कल्चरल थिंग्स. क्लासिकल संस्कृत थोड़ा सा इट इज मोर ऑर्गेनाइज्ड एंड स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म ऑफ संस्कृत. इट्स बेस्ड ऑन रूल्स दैट वाज क्रिएटेड बाय पाणिनि एंड दिस वर्जन ऑफ संस्कृत इज यूज्ड इन लिटरेचर, फिलॉसफी, साइंस, आर्ट, वहां पर. ठीक है. संस्कृत जो है इट इज अमंग, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि क्या ये ऑफिशियल लैंग्वेजेस में से एक है, क्या ये 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है? बिल्कुल है. 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो इंडिया की दैट आर इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संस्कृत उसमें से एक है. क्या ये क्लासिकल लैंग्वेजेस में से आती है? एक बिल्कुल आती है. तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ा है, मलयालम है, उड़िया है, संस्कृत भी है. 2010 में संस्कृत को डिक्लेयर किया गया था एज द 2nd ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ उत्तराखंड. कर्नाटका का एक विलेज है, मत्तूर विलेज, वहां पर एवरीवन स्पीक्स इन द संस्कृत लैंग्वेज, राइट. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप ध्यान में रख सकते हो. प्रीलिम्स के लिए स्टेटमेंट बन सकती हैं. एलिमिनेशन मेथड से जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो कभी कभार क्या होता है, हमारे पास तीनों स्टेटमेंट्स हमें नहीं पता होती हैं. सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन, एक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन से भी आप क्वेश्चन को आसानी से लेके जा सकते हो. सो दैट इज व्हाई इट इज सेड कि देखो, अगर आप सोचते हो कि यूपीएससी का पेपर आएगा और सारे क्वेश्चंस आपको आते होंगे, तो ऐसा नहीं होता है. ऐसा होता ही नहीं है. कुछ चीज़ें गेस से होती हैं, कुछ चीज़ें सेंस ऑफ ह्यूमर से होती हैं, कुछ चीज़ें एलिमिनेशन मेथड से होती हैं. सो यहाँ पर जितना पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन है, इतनी पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन से भी आप क्वेश्चन लेके जा सकते हो. ये स्टेटमेंट बन के आएगी और स्टेटमेंट में माइट भी आप बाकी 2 चीज़ों को एलिमिनेट कर दो और इतनी इन्फॉर्मेशन से आपका आंसर आपके सामने हो जाए. तो इग्नोर मत करो, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं. किसी के लिए आर्ट एंड कल्चर, किसी के लिए एंशिएंट हिस्ट्री, किसी को इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, बट हमें पीएचडी नहीं करनी है. अब यूपीएससी क्लियर करना है तो ये सारी चीज़ें कुछ याद रखनी ही पड़ेंगी. अगला आर्टिकल देखते हैं. जो नॉवेल्स पढ़ते हैं, जिन्हें बुक रीडिंग का इंटरेस्ट है, उन्हें तो पता होगा. इकिगाई के बारे में सबने सुना होगा. अभी ये क्यों न्यूज़ में है? बिकॉज एक इंस्टीट्यूट है, नज इंस्टीट्यूट, दैट हैज़ क्रिएटेड अ प्लान फॉर फार्मिंग इन इंडिया. और वो जो उनका प्लान है दैट इज़ बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ इकिगाई. इकिगाई एक जापानीज आइडिया है, बुक भी है, मैं आपको दिखाती हूँ. लेट मी शो यू दिस जापानीज सीक्रेट टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ. और इम्पॉर्टेंट भी है, लाइफ लॉन्ग भी नहीं हो रही है और लाइफ हैप्पी भी नहीं हो रही है. तो इन चीज़ों का एक बहुत ज़्यादा मतलब ऑब्वियसली ज़िंदगी में इकिगाई, ये बुक आप पढ़ना अगर आपको कभी टाइम मिले. इट इज़ एन आइडिया अबाउट डूइंग थिंग्स दैट मेक यू हैप्पी.
अब ज़बरदस्ती अगर लेक्चर सुन रहे हो तो वो भी कोई फ़ायदा नहीं है, पढ़ो, 4 दिन सुनोगे, 4 दिन के बाद चले जाओगे। या यूपीएससी में इंटरेस्ट आ रहा है, नहीं आ रहा है, अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है तो अभी हाई जोश होगा, 12-12 घंटे पढ़ रहे होगे, राइट। लेकिन ये वैसा एग्ज़ाम नहीं है कि जैसे 10th में 12th में या अपने कॉलेज डेज में हमने पेपर दिए होते हैं ना, तो 1 हफ्ता पहले पढ़ा और एग्ज़ाम निकल गया। वो 1 हफ्ते के लिए तो आप 12 घंटे पढ़ सकते हो, लेकिन ये पूरी जर्नी 365 डेज़ की है। सो दैट इज़ द चेंज है। यहाँ पर 4 दिन 12 घंटे पढ़ने के बाद अगले 4 दिन गायब हो जाने से बात ही नहीं बनेगी। आप धीरे धीरे 4 घंटे दो, 3 घंटे दो, प्लान बनाओ, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लुक आउट द थिंग्स वेदर इट इज़ एक्चुअली मेकिंग यू हैप्पी, कि अच्छा भी लग रहा है, ज़बरदस्ती पढ़ रहे हो। फिर उसके बाद इट शुड हैव मीनिंग। ये ही इकिगाई है, ये ही जापानीज आइडिया है, दैट व्हेन यू आर डूइंग थिंग्स मेक श्योर दैट मेक यू हैप्पी, दे हैव अ मीनिंग एंड दे कॉन्ट्रीब्यूट टू समथिंग बिगर, वेदर चाहे इट इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द सोसाइटी और कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू समथिंग दैट इज, आपका कोई भी ऐसा एक्शन दैट इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू समथिंग बिगर। अब यहाँ पर जो टर्म है दैट इज एग्री इकिगाई, ये टर्म आप देख रहे हो, एग्री इकिगाई। Now what is एग्री इकिगाई? See, the institute used this idea of Japanese concept to make a plan for farming. That is why it is called as एग्री इकिगाई. It's like a road map. एक plan है with steps for small farmers in India to do well financially. Make the planet healthier, right? Your farming is also contributing to something bigger, right? And they are giving people what they want to eat. So यहाँ पर उसको लेके they have a roadmap, a plan. This plan isn't just about making more money for the farmers. It's about making sure कि environment is taken care of, that the food people eat is good for them, right? So that is the idea behind it. So the plan says that it's not enough to only help the farmers earn more money. It's important to make sure that the farming they are doing वो environment को harm भी नहीं करे, and the food they produce वो भी safe हो, वो लोगों के लिए भी healthy हो, planet के लिए भी obviously जो आप ऐसी farming करें that is friendly for the environment as well. जब आप इकिगाई पढ़ोगे ना तो आपको वहाँ पर एक ऐसा चार्ट देखने को मिलेगा, ये आपकी लाइफ से ही बेस्ड है। What you love, क्या करना पसंद है, किस काम में इंटरेस्ट आता है, किस चीज़ से प्यार है, राइट? सो व्हाट यू आर गुड एट, आप किस में अच्छे हो, आप इंटरनेशनल रिलेशंस में अच्छे हो, आपको हिस्ट्री अच्छी लगती है ना, व्हाट यू आर गुड एट, वेदर यू आर गुड एट any skill you can consider, right? Now what you can be paid for, and then what the world needs. So are you contributing to something bigger? So something that you are good at and something that you can be paid for, that can be your profession, right? So something that you are good at and you love doing also, that is under your passion. So something that you love and something that the thing is also contributing to something bigger, that can be into a mission. So that is what it makes इकिगाई. इकिगाई का आइडिया ही यही है, कॉन्सेप्ट ही यही है, राइट? उसी को लेकर यहाँ पर ये प्लान जो है वो लाया गया है। तभी बोल रही हूँ कभी टाइम मिले तो ये नॉवल को ज़रूर पढ़ना। नेक्स्ट यू हैव दिस स्पीशीज। द लास्ट आर्टिकल ऑफ टुडे इस बर्ड के बारे में पढ़ते हैं। बहुत सुंदर सा दिख रहा है, a big bird that is known as takei, and takei that people thought had disappeared from the world a long time ago, but now it's back in the forest, South Iceland, in basically New Zealand. Simple सी बात ये, it was believed it is extinct, but it has returned to the forest of New Zealand's South Iceland, right? तो इस species के बारे में, इस bird के बारे में जान लेते हैं। So it is very rare and it comes from New Zealand. It's been living there for a super long time, even before humans were around. And see, you can see here, 1898 में this bird was formally declared extinct. So back क्या हुआ था ना, back in late 1800s when people from Europe, they came to New Zealand, they brought some animals, rats, cats, toads, ferrets. Unfortunately, these animals hurt these birds and their population started to drop,
and these birds were much in trouble that time, and people thought that they were completely gone by 1898. फिर 1948 के अंदर people found these birds again in some far away places. They realized कि these birds अभी they aren't gone forever, they are still some left. फिर since they were found again, so the number of these birds have been increasing slowly. Even though they were almost gone at one point, now they are more of them, you can say कि they are back or they are being taken care of. There was efforts to protect them. बात आती है इनके फीचर्स की जो यूपीएससी पूछ सकती है. They are big, they are strong, they are bright, they are colorful, having colorful feathers. ये तो आपने पिक्चर में ही देखा है. Most of their body is covered in blue feathers. Their wings are green, they have a very big red beak, their legs are pink, they have a white part under their tail. So basically ये सारी चीज़ें थोड़ा सा उनके फीचर्स के बारे में है. पिक्चर अगर माइंड में होगी तो फिर दिक्कत नहीं आएगी यहाँ से. So about the size of a big hen, you can see them, they are heavy as 3 kgs. And अगर बात करें इनके लाइफ स्पैन की, so they live up to 18 years. They breed only once a year, raising 1 to 2 chicks only. Breeding important है. लाइफ स्पैन की बात करें तो 18 years in the wild and 22 years in centuries. Diet, they live on a high fiber diet of starchy leaves and seeds. ठीक है. सो ये था आज का सेशन. इनके फीचर्स थोड़ा सा ध्यान में रख लेना और इस स्पीशीज़ की पिक्चर थोड़ा सा माइंड में सेव कर लो. सवाल कहीं से भी बन सकता है, यू नेवर नो. सो मेक श्योर दैट यू रिवाइज दीज थिंग्स. विल मीट यू टुमारो विद अदर इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स. दिस वॉज इट फॉर टुडे. सेशन अच्छा लगता है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. लाइक दीज वीडियोज. यू कैन मार्क योर अटेंडेंस बाय लाइकिंग दिस सेशन. कॉमेंट सेक्शन में फीडबैक दे सकते हो, राइट. सो दिस वॉज इट. या thank you everyone for giving your valuable time. This is your mentor Arzu Kakkad signing off. Happy learning. All the best. Thank you.